गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो क्रियाशील मध्यवर्तियों के बारे में बताया था, मुक्त मूलक और कार्बोकेटायन। क्रियाशील मध्यवर्ती, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये रिएक्शन के मैकेनिज़्म के किसी स्टेप में बनते हैं और प्रोडक्ट बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। क्रियाशील मध्यवर्ती नाम से ही जैसे दिख रहा है आपको, क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जब ये किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में बीच में बनते हैं तो उत्पाद बनने की संभावना बढ़ भी जाती है और उत्पाद ज़्यादा तेज़ी से भी बनता है। हम कार्बोकेटायन और मुक्त मूलक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ब एनायन से। देखिए, जब कार्बन के एटम से जो दूसरा एटम जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कम ऋण विद्युती हो, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और उस एटम के बीच में टूटता है, उसका हिट्रोलिसिस होता है, विषमांश विखंडन होता है, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन परमाणु पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, जब C और Y के बीच का बॉन्ड टूटता है तो यहाँ C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज़्यादा है। तो ये जो दो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, जब विषमांश विखंडन होता है, हिट्रोलिसिस होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी। देखिए, ये कार्ब एनायन का बनना यहाँ पे दिखाया गया है। कार्ब एनायन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब क्योंकि यहाँ कार्बन नेगेटिव स्टेट में है, एनायनिक फॉर्म में है, इसलिए इसके p में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p3। ये ग्राउंड स्टेट में दिखाया गया है। एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट हो जाता है। अब हमने किया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संकरण के पश्चात आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने, इनमें से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, कार्बन उन ऑर्बिटल्स से सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और एक ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये है कार्ब एनायन में कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना। sp3 में आपको पता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से होता है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। नेक्स्ट हम पढ़ें इसका स्थायित्व। देखिए, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो फैक्टर्स जो इसके नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ करें, बढ़ा दें, वो इसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ा देंगे और इसके स्थायित्व को कम कर देंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इस चीज़ को आप याद रखिए। जिन स्पीसीज़ का, जिन कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, उनका स्थायित्व कम होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो जो फैक्टर्स इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, वो इसके स्थायित्व को कम कर देंगे। जब आपको फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटायन पढ़ाया था, तब मैंने प्रेरण प्रभाव के बारे में बताया था। वहाँ प्रेरण प्रभाव की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। ये प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, यहाँ पे विपरीत प्रभाव दिखाता है, अपोजिट इफ़ेक्ट दिखाता है। जैसे जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट इस कार्बन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट्स का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाती है। यहाँ देखिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाया गया है। मिथाइल में कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। नेक्स्ट आइए,
दूसरा प्राइमरी कार्बन आयन इथाइल। इथाइल के इस कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, मतलब ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर रिपेल करते हैं, खुद से दूर भेजते हैं। यहाँ ये दिखाया है आपको, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इस CH3 की वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल। इसमें कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये दोनों CH3 ग्रुप अपने अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी बढ़ रही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। ये है टर्शरी ब्यूटाइल। इसमें 3 ग्रुप्स इसी तरह का इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसलिए इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो इस तरह जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप्स की नंबर बढ़ता जाएगा कार्बन आयन वाले कार्बन के ऊपर, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम ले रहे हैं कार्बीन। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कार्बीन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। जैसे ये है डाईएजोमीथेन, ये देखिए ये है डाईएजोमीथेन CH2N2। इसकी तो सारे रिएक्शंस ही कार्बीन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हैं। इसके सारे रिएक्शंस में कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। अब कार्बीन इंटरमीडिएट होता क्या है, देखिए यहाँ कार्बीन में इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट होता है, मतलब कार्बीन का जो कार्बन होता है उसमें चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यहाँ पे ये जो स्पीसीज़ है कार्बीन वो न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप समझ सकते हैं, जब इसके चारों तरफ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कार्बीन में कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, मतलब 2 ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसके अलावा इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बेसिस पे हम कार्बीन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रकार के कार्बीन होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। जो सिंगलेट कार्बीन होता है उसमें ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे से अपोजिट होता है, विपरीत होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन पे। ये देखिए ये है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका शेप एंगुलर होता है। इसमें जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन अपोजिट होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखें, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2, यहाँ एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 3 ऑर्बिटल्स ने संकरण में भाग लिया, 3 नए संकरित ऑर्बिटल्स बने, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो एक जो संकरित कक्षक है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर है। यहाँ ये देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और साथ में एक pz ऑर्बिटल जो खाली है। अब यहाँ देखिए इस कार्बीन के कार्बन पे चारों तरफ ये 2 और ये 2, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट होता है, पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये उदासीन है, पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं, त्रिविम वर्णात्मक होते हैं। देखिए त्रिविम वर्णात्मकता हम इसमें किस तरीके से दिखा सकते हैं। ये कार्बीन जो होते हैं एल्कीन्स के साथ एडिशन रिएक्शन करते हैं। ये एक एल्कीन है सिस एल्कीन, 2 R ग्रुप दोनों एक तरफ ही हैं, तो ये सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन पे सिंगलेट कार्बीन का हम एडिशन करा रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों का अपोजिट स्पिन है, ये बॉन्ड बनाते हैं
कार्बीन के कार्बन और एल्कीन के इस वाले कार्बन के बीच में ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है। पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं इस कार्बन और कार्बीन के कार्बन के बीच में। एक संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था हम वहाँ कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ नए बॉन्ड बनने के प्रोसेस में होते हैं और पुराने बॉन्ड टूटने के प्रोसेस में होते हैं। मतलब नए बॉन्ड पूरे बने नहीं होते और पुराने बॉन्ड पूरे टूटे नहीं होते। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट रहा था, ये दिख रहा है आपको, टूटने के प्रोसेस में है, और ये दोनों बॉन्ड्स बनने के प्रोसेस में। इसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ये एक साइक्लिक अवस्था है, दिख रहा है आपको, चक्रीय अवस्था है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड्स पूरे बन गए और हमको जो प्रोडक्ट मिला वो है सिस डाई एल्किल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ हमें ट्रांस डाई एल्किल साइक्लोप्रोपेन नहीं मिलता, सिर्फ सिस मिलता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव या त्रिविम वर्णात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ सिंगलेट कार्बीन के बारे में। अब हम ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपलेट कार्बीन में जो कार्बन होता है sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस नहीं दिखाता, मतलब जब एल्कीन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो सिस और ट्रांस दोनों तरह के साइक्लिक कंपाउंड हमको मिलते हैं। अब देखिए sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, sp2 हुआ इसमें एक sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 sp2 से ये सिग्मा बॉन्ड्स बना लेता है और एक pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसमें कार्बन के ऊपर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, उन दोनों का स्पिन एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब अपोजिट स्पिन नहीं होता, जो कि सिंगलेट में आपने देखा था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन था। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में स्पिन है ट्रिपलेट कार्बीन के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। ये कोणीय बनेगा। नेक्स्ट है sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर कंपाउंड बनता है। यहाँ भी दोनों py और pz दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए py का इलेक्ट्रॉन, ये pz का इलेक्ट्रॉन, ये sp हाइब्रिडाइज से एक सिग्मा बॉन्ड बना और ये sp हाइब्रिडाइज्ड से दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है सेम डायरेक्शन में है। तो सिंगलेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं तब वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होता। किस तरह से दिखा सकते हैं हम? ये देखिए, ये है सिस एल्कीन और इसका एडिशन रिएक्शन हम करा रहे हैं ट्रिपलेट कार्बीन से। ट्रिपलेट कार्बीन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखिए, दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है, समांश विखंडन होता है। ये देखिए समांश विखंडन में तीर देखिए आप, ये आपको बताया था मैंने एरो रिप्रेजेंटेशन। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया। जो हम तीर बनाते हैं वो हम सिंगल हेड वाला बनाते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो यहाँ होमोलिटिक फिशन से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के ऊपर चले गए। अब जब कोई बॉन्ड बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों का सेम स्पिन है, इसलिए एक समय में एक ही बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखिए ये एक बॉन्ड बना। जब हमने सिंगलेट का देखा था तो यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना था। यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसमें इस कार्बन और कार्बीन के कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये वाला जो सिंगल बॉन्ड होता है, अब ये बॉन्ड सिंगल रह गया कार्बन कार्बन के बीच का। सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, घूर्णन कर सकता है। अगर ये रोटेट कर लेता है, दो तरीके के अब प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये रोटेट कर लेता है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर लेता है तो क्या होता है, और अगर ये रोटेट नहीं करता तो क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि रोटेशन नहीं होता। जब रोटेशन नहीं होगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया बॉन्ड और हमें प्रोडक्ट मिला सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। अब देखिए दूसरा, अगर इस सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो गया, इस बॉन्ड का रोटेशन हो गया तो क्या होगा।
रोटेशन होने के बाद स्थिति ये हो जाती है। यहाँ पे R ऊपर था, रोटेशन के बाद ये R नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और प्रोडक्ट हमें मिला ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। तो अगर रिएक्शन ट्रिपलेट कार्बिन के थ्रू होता है तो हमें सिस और ट्रांस का मिक्सचर मिलता है। अगर सिंगलेट में होता है तो सिस और ट्रांस का मिक्सचर नहीं बनता, सिर्फ सिस प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए हम सिंगलेट के रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं और ट्रिपलेट के रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं दिखाता। ये दिखाया गया है कि कार्बीन रिएक्शन में किस तरीके से बनता है। ये डाईएजोमीथेन का डिकम्पोजिशन हो रहा है और हमें मिला कार्बीन। इसी तरह अल्फ़ा एलिमिनेशन से भी कार्बीन बनता है। ये क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो ये एनायन बनता है CCl3-। इस एनायन में से एक Cl- बाहर निकलता है तो बना डाईक्लोरोकार्बीन। अब ये किस तरीके के और रिएक्शन दे सकते हैं। एक अभी आपको बताया था, हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें एल्कीन्स पे साइक्लिक एडिशन दिखाया था। ये देखिए, ये हम पहले भी अभी जब हमने स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखी थी तब यही रिएक्शन किया था। ये एल्कीन है, इसका एडिशन साइक्लिक एडिशन हो जाता है कार्बीन के साथ और साइक्लिक कंपाउंड बनता है। यहाँ देखिए, ये एल्कीन जब CHCl3 और KOH का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ आपको बताया था, तो एल्कीन कार्बीन बनता है। ये डाईक्लोरोकार्बीन यहाँ पे ऐड हो जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरह जब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इसका एडिशन होता है तो वलय का विस्तार हो जाता है, रिंग का इनलार्जमेंट हो जाता है, रिंग बड़ी हो जाती है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया गया है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे ये 7 मेंबर्ड रिंग हो गई। जब हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तब जहाँ जहाँ आपको ये कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा हम वहाँ से एग्जाम्पल्स यहाँ पे पिक कर सकते हैं। एक और रिएक्शन कार्बीन देता है जिसे कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन, अंतर्निवेश। इसमें कार्बीन 2 एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ के बीच में खुद को बीच के अंदर स्थापित कर लेता है। यहाँ पे देखिए, इस C और H के बीच का बॉन्ड टूटा और ये डाई हेलो कार्बीन इस C और इस H के बीच में जाके जुड़ गया। इसको हम कहते हैं अंतर्निवेश या इंसर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम पढ़ेंगे वो है एराइंस। एराइंस को हम बेंजाइन भी कहते हैं। ये एराइंस या बेंजाइन जो इंटरमीडिएट है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान बनते हैं और उन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान बनते हैं जो कि एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म से संपन्न होते हैं। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इसके एग्जाम्पल्स और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ब्रोमोबेंजीन। इसका रिएक्शन हम KNH2 के साथ कराते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आके, प्रतिस्थापन का मतलब रिप्लेस कर लेता है, एक ग्रुप को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद अटैच हो जाता है। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH2- है, ये Br- को रिप्लेस करता है, Br- की जगह NH2 आके बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, हमें मिलती है एनिलीन। ये जो रिएक्शन है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट के साथ संपन्न होती है। इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसका हम प्रूफ किस तरह से दे सकते हैं। देखिए, इसको साबित करने के लिए कि यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, हमने जो रिएक्टेंट लिया वो इस तरह का लिया जिसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CF3 और यहाँ ऑर्थो पे Cl जुड़ा हुआ है। ये ऑर्थो रिप्लेस होगा, Cl- रिप्लेस होगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और NH2 यहाँ से एंटर करेगा। जो प्रोडक्ट हमें मिला, जब हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए था Cl रिप्लेस हो जाता और इसके स्थान पे NH2 जुड़ जाता, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमें प्रोडक्ट मिला मेटा। अब मेटा प्रोडक्ट बना
इसको हम किस तरह से समझा सकते हैं, इसकी क्रियाविधि किस तरह से हो कि मेटा प्रोडक्ट बन सकता है। इसके मेटा प्रोडक्ट को बनने को समझाने के लिए बेंजाइन मध्यवर्ती के द्वारा ही हम इसको समझा सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना वो बेंजाइन था। देखिए रिएक्शन कैसे हुआ। फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड टूटा, Cl- बाहर निकल गया, यहाँ से एक H+ बाहर निकला और उसका बॉन्ड अंदर चला गया। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये H+, ये Cl- ये रहा, H+ NH2- यहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट है, इसके साथ NH3 बन के बाहर निकल गया। ये बन गया बेंजाइन। अब यहाँ पे दो पोजीशंस पे ये NH2- जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। जब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है तो एक कम स्थायी कंपाउंड बनता है। ये कम स्थायी कंपाउंड क्यों बना? यहाँ पे जो CF3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचने वाला ग्रुप है, -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है। जो -I इफ़ेक्ट वाले ग्रुप होते हैं ये हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के चैप्टर में आपको समझाएंगे। -I इफ़ेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो मेटा कंपाउंड बनाते हैं, वो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड नहीं बनाते। तो इस CF3 की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो ऑर्थो कंपाउंड बना वो कम स्थायी होगा और बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। NH2 अगर मेटा पोजीशन पे जुड़ता है तो CF3 के इफ़ेक्ट की वजह से जो मेटा सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो प्रतिस्थापन प्रोडक्ट हमको यहाँ मिला वो मेटा है। अब अगर बेंजाइन मध्यवर्ती नहीं बनता तो मेटा प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता था, सिंपल ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता, जो कि हमको इस रिएक्शन में नहीं मिला। तो बेंजाइन मध्यवर्ती के थ्रू ये रिएक्शन हुआ, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंजाइन की संरचना और स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी और उसका स्ट्रक्चर। देखिए बेंजाइन के स्ट्रक्चर में अभी आपने देखा था कि दो एडजेसेंट जो कार्बन होते हैं उनके सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकल जाते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, बेंजीन में हर कार्बन के ऊपर एक एक H जुड़ा हुआ होता है। वो H कैसे जुड़ा होता है? बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बनता है। जो दो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनके सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो ये बचा हुआ रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये रहा एक और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दोनों उसी प्लेन में हैं जिस प्लेन में बेंजीन है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है वो अपनी जगह पे ही है। बेंजाइन के बनने से यहाँ से जो दो सब्स्टिट्यूएंट दो H बाहर निकल गए, उनके बाहर निकलने की वजह से बेंजीन की एरोमेटिक रिंग, इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बेंजाइन एरोमेटिक ही होता है। जो ये दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। अब देखिए ये ओवरलैपिंग किस तरह से करेंगे, ये जब तक ये रिंग यहाँ से मुड़ेगी नहीं ये दोनों एक दूसरे के पास आ नहीं सकते। ओवरलैपिंग करने के लिए इन्हें एक दूसरे से क्लोज आना पड़ेगा, तो इन्हें एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए इस रिंग को यहाँ से बैंड होना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, विकृत हो जाती है ये रिंग। इस क्योंकि इन दोनों के ओवरलैपिंग के लिए इस रिंग को विकृत होना पड़ता है, डिफॉर्म होना पड़ता है। तो जब भी कोई कंपाउंड विकृत होता है, उसका स्ट्रक्चर में विकृति आती है, डिफॉर्मेशन आता है, तो उसका स्थायित्व बहुत ही कम हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। क्योंकि इन दोनों के ओवरलैपिंग के लिए इसको बैंड होना पड़ता है, इसलिए बेंजाइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हम अलग से ज़्यादातर समय प्राप्त भी नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रेजेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म में, इसको हम प्रूव कर सकते हैं डील्स-एल्डर रिएक्शन से। किसी भी डाईईन के साथ या फ्यूरेन के साथ अगर हमें किसी रिएक्शन में लगता है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो उस रिएक्शन में अगर हम कोई सा डाईईन डाल दें या फ्यूरेन डाल दें तो एडिशन रिएक्शन होता है और बेंजाइन ट्रैप हो जाती है। उस एडिशन प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल के बेंजाइन के होने की पुष्टि कर सकते हैं। ये देखिए ये है रिएक्शन, बेंजाइन का रिएक्शन हमने किया साइक्लोपेंटाडाईइन से। ये साइक्लोपेंटाडाईइन इसके साथ रिएक्ट करके एक
योगोत्पाद बना देता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। और इस एडिशन प्रोडक्ट के बनना इस चीज़ को प्रूव करता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में बेंजाइन था। अगर बेंजाइन नहीं बना होगा तो ये एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इसी तरह बेंजाइन का रिएक्शन फ्यूरेन के साथ जब करते हैं तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह बेंजाइन के होने की पुष्टि, उसके होने का प्रूफ हम इन रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स भी न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे जो N एटम होता है, हम जो इस सबसे सिंपलेस्ट नाइट्रीन है उसको इस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो N एटम होता है, नाइट्रोजन का एटम होता है, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल कोवेलेंट बॉन्ड के? 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का सेक्स स्टेट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सेक्स स्टेट है इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, ये रिएक्टिव होता है, इसका स्थायित्व बहुत कम होता है। ये पेरेंट नाइट्रीन है जो अभी हमने यहाँ आपको बना के बताई। नाइट्रीन्स भी 2 फॉर्म में मिलती है, ट्रिपलेट और सिंगलेट। इसमें से ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होती है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे, इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसे बिहेव करती है। बनती कैसे है? जब हाइड्रोजोइक एसिड का हम डिकम्पोजिशन कराते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, तो एक नाइट्रोजन बनता है और नाइट्रीन यहाँ पे मध्यवर्ती बनती है। इसी तरीके से एल्काइल आइसोसाइनेट के फोटोलिसिस से, प्रकाशीय अपघटन से भी एल्किल नाइट्रेट, या नाइट्रेट में H की जगह R है, इसको हम कहते हैं एल्काइल नाइट्रीन। ज़्यादातर नाइट्रीन्स ट्रिपलेट का जो उसका लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ट्रिपलेट फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में ही मिलती है और इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करती है। हमने कार्बीन्स में देखा था कि वो एल्कीन्स के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन करती है, तो नाइट्रीन भी एल्कीन्स के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन करती हैं। इंसर्शन मतलब अंतर्निवेश रिएक्शन करती हैं। नाइट्रीन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए ये पहला है अंतर्निवेश, इंसर्शन। यहाँ मैंने आपको बताया था 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और नाइट्रीन बीच में आ जाती है। यहाँ पे C और N के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और नाइट्रीन R3CH बीच में आ जाती है। एल्कीन के ऊपर चक्रीय योग, ये एल्कीन है, इसके ऊपर NR एल्काइल नाइट्रीन का ये एडिशन हो गया और साइक्लिक कंपाउंड बना। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एक नाइट्रीन है, इसका रीअरेंजमेंट होकर ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन देती है ये, मतलब किसी चीज़ का अपहरण कर लेना, किसी एटम को बाहर निकाल देना। ये नाइट्रीन है, ये RH है, इसमें H का अब्स्ट्रैक्शन इसने कर लिया, यहाँ से H इस एल्केन से निकल के, फ्री रेडिकल से निकल के इसमें आ गया, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन। एक ये करती है डाइमराइजेशन, 2 नाइट्रीन्स आपस में मिल जाती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं। ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमने पढ़े 6, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, कार्बीन, एराइन और नाइट्रीन्स। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे कंपाउंड्स के, तो जहाँ जहाँ ये बीच में बनेंगे वहाँ से हमें इनके एग्जाम्पल्स लेने हैं, और शॉर्ट नोट जब इनके बारे में आए तो आप इनका स्ट्रक्चर लिखेंगे, इनकी स्टेबिलिटी लिखेंगे, ये किस तरह से रिएक्शंस में बनती हैं, और उन रिएक्शंस के 1-2 रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखेंगे जो हम बीच बीच में आपको बताएंगे कि कहाँ पे ये इंटरमीडिएट बने हैं। आज हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।